गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स हम इसे कहते हैं, और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम लोग अपना डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो वो कैसा है कि हम लोग माउथ से खाना खा रहे हैं, आगे हमारी एसोफेजस आ जाती है जो हमारी फूड कनाल है। एसोफेजस के नीचे हमारे पास जो है वो स्फिंक्टर आ जाता है, फिर स्टमक आता है। ठीक है, जब एसोफेजस से हमारे स्टमक में फूड पास करती है तो एसोफेजस जो आपका स्फिंक्टर है वो आपका क्लोज हो जाता है, और जो स्टमक में जो एक दफा खाना चला गया वो वापस नहीं आता। ठीक है, फिर स्टमक में उसकी डाइजेशन होती है, फिर आगे एक स्फिंक्टर है, फिर वो ओपन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है खाना, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है तो पीछे वाला स्फिंक्टर बंद हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपका पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब गट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपका जो स्फिंक्टर जो एसोफेगस और आपके स्टमक के दरमियान है वो बंद ही नहीं होता। जब वो बंद ही नहीं होगा तो आपके जो स्टमक का एसिड और सारा खाना है वो वापस आपके एसोफेगस में आ जाएगा। ठीक है, अब जब वो वापस आपके एसोफेगस में आ जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पर इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर ये हो तो हम उसे हार्टबर्न कहते हैं कि हमारे सीने में जलन हो रही है, लेकिन अगर ये क्रॉनिक कंडीशन हो जाए तो हम उसे गर्ड कहते हैं। अब बेसिकली होता ये है कि आपका जो माउथ और एसोफेगस है वो आपका बेसिक नेचर की है, आपकी अल्कलाइन नेचर की है, और स्टमक के अंदर एसिड होता है जो कि हाई एसिडिक है। ठीक है, HCl जो है, जब वो आपके एसोफेगस में आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपकी जो एसोफेगस की लाइनिंग है उसको डैमेज करेगा, उसको इरिटेट करेगा, उसे हम गर्ड कहते हैं। अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें तो हमारी जो बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, ठीक है, चेस्ट के अंदर, जिसे हम हार्ट बर्न कह रहे होते हैं, और मोस्टली आपको हार्ट बर्न तब होता है जब आप खाते हो उसके बाद, क्योंकि आपकी जो गट की कंडीशन है वो इतनी ज्यादा क्रोनिक हो जाती है कि आपको खाने के फौरन बाद जो है ना वो आपके सीने में जलन होने लग जाती है। ठीक है, या जब आप लेटते हो रात को फिर आपको वो स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप लेटते हो तो आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजिशन में लेटते हो तो आपका जो स्टमक का कंटेंट है वो सारा आपके एसोफेगस में आ रहा होता है। फिर ये कि आपकी चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है, आपके स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाती है, आपको फिर खाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, निगलने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि देखें जब आपका एसिड का सारा कंटेंट जो है वो आपके एसोफेगस में आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो एसोफेगस से आपके गले तक आएगा। ठीक है, तो फिर आपको निगलने में, अगर उसके बाद आप कोई भी चीज खाओगे तो आपको निगलने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो जिसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। तो ये सारे आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अगर हम लोग कॉजेज की बात करें गट की तो हमारा कंटिन्यूसली जो एसिडिक या नॉन एसिडिक कंटेंट है स्टमक का वो ऊपर आई जा रहा है। ठीक है, आपके एसोफेगस में। ठीक है, रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो आपका रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, वो क्लोज ही नहीं होता जब आपकी फूड स्टमक के अंदर एंटर हो जाती है। ठीक है, वो इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि जो आपका स्टमक का एसिड है, ठीक है, या आपकी कोई भी स्टमक के अंदर फूड गया है वो वापिस आपके एसोफेगस में आने लग जाता है। ठीक है, और फिर आपकी एसोफेगस जो है उसकी लाइनिंग इन्फ्लेम हो जाती है। आपकी आवाज बहुत कम है। ठीक है, मेरी आवाज क्या सबको कम आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? आ रही है? ठीक है, आपका शायद नेट इशू होगा तो आप उसको देख लें। ओके, उसके बाद हम लोग रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहली चीज आ जाती है ओबेसिटी, कि ऑब्वियसली जब आपके अंदर फैट की इतनी एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो आपके जो स्फिंक्टर है उसके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा और वो वीक होता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपने कंडीशन सुनी होगी हियाटस हर्निया या हियाटल हर्निया। ठीक है, कि आपकी जो स्टमक, जो डायफ्राम से ऊपर आपका जो स्टमक है उसके टॉप के ऊपर एक बल्जिंग बन जाता है, एक बल्ज बन जाता है। ठीक है, तो उसे हम हियाटल हर्निया कहते हैं। तो ऑब्वियसली वो भी आपके स्फिंक्टर को जो है वो वीक कर देगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बेबी का प्रेशर होता है जिसकी वजह से आपके जो स्टमक है, ठीक है, उसके ऊपर एक प्रेशर आया होता है बेबी का, और आपका स्फिंक्टर प्रॉपरली बंद नहीं होता जब आपकी फूड स्टमक में चली जाती है। इसके अलावा डिलेड स्टमक एम्पटिंग, कि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि आपका जो स्टमक है ना वहां से फूड बहुत देर से पास आउट हो रही होती है आगे, तो वो स्टमक के अंदर पड़ी रहती है फूड, जिसकी वजह से आपके जो फूड है वो वापस एसोफेगस में आने लग जाती है, एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है। मोस्टली जो रिस्क फैक्टर वो ये देखा गया है कि आपका जो हियाटल hernia, ठीक है, जो आपकी बल्जिंग कंडीशन हो जाती है आपके स्टमक के ऊपर, उसकी वजह से आपके गर्ड हो सकते हैं। दूसरी चीज जो गर्ड ज्यादातर देखा गया है, वो इस वजह से देखा गया है कि जो आपके लाइफस्टाइल, आपका जो लाइफस्टाइल सीडेंट्री या आपकी जो लाइफस्टाइल के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से जो है वो गर्ड बहुत ज्यादा देखा गया। वो हम आगे देखते हैं कि कौन सी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ट्रिगर्स, के कौन सी जो ट्रिगर्स हैं वो आपके गर्ड को ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे स्मोकिंग है। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से आपका जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली बंद नहीं होता। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में खाते हैं और बहुत लार्ज मील्स खा रहे होते हैं एकदम से,
तो क्या है कि वो स्फिंक्टर जो है वो बंद नहीं होता प्रॉपरली, और आपका जो फूड है वो पीछे की तरफ आने लग जाता है। या आप रात को बहुत लेट खाते हो, लेट के फौरन खा के फौरन लेट जाते हैं, तो उससे भी क्या होगा कि आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजिशन में लेटते हैं, तो आपकी जो है वो ऊपर की तरफ आने लग जाता है आपका सारा कुछ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फैटी और फ्राइड फूड्स बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप फ्राइड और स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा खाते हैं तो उससे आपके जो एसिड कंटेंट है वो बहुत ज्यादा रिलीज होता है स्टमक में, उसकी डाइजेशन के लिए। आपने देखा होगा कि फैट आपकी स्टमक के अंदर स्टे करती है, बहुत देर से आपकी स्टमक से वो जो है वो जाती है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो क्या होगा कि जब फैटी और फ्राइड फूड बहुत ज्यादा देर तक आपके स्टमक में पड़े रहेंगे तो एचसीएल रिलीज होता रहेगा उनकी डाइजेशन के लिए। तो एचसीएल कंटेंट आपका पीछे की तरफ मूव करने लग जाता है, आपका स्फिंक्टर वीक हो जाता है और वो पीछे की तरफ मूव करेगा और आपके एसोफेगस में आने लग जाता है। इसी तरह से अल्कोहल और कॉफी, ठीक है, अल्कोहल और कॉफी पीने से भी यही होता है कि आपके एचसीएल जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, पैनाडोल, एस्पिरिन, ठीक है, उनसे भी आपका स्टमक डैमेज होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ओवर द काउंटर मेडिसिन कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए, इससे आपके स्टमक और लिवर के ऊपर इफेक्ट होता है। हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यूज करनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये उसके बाद आ जाती हैं हमारी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कि अगर हम लोग गर्ड को सीरियस नहीं लेते, ठीक है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें हार्ट बर्न हो रहा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर हमने ओवर ईटिंग कर ली हो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि शादी में खाने के बाद, ठीक है, आने के बाद हमें बहुत ज्यादा हार्ट बर्न हो रहा होता है, तो हम मोस्टली करते हैं कि अच्छा 7 अप पी लो, ठीक है, उससे ठीक हो जाएगा, थोड़ी वॉक कर लो। लेकिन अगर ये कंडीशन आपकी लॉन्ग टर्म रहती है तो वो 7 अप या वॉक करने से भी आपकी ठीक नहीं होती है, ठीक है, फिर उसे हम गर्ड कहते हैं। तो अगर हम उस गर्ड को सीरियस नहीं लेते, 7 अप पी के अपनी तबीयत ठीक करते रहेंगे, तो क्या होगा कि आपकी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाती हैं, जिसमें ये होता है कि आपके स्टमक एसिड की वजह से आपके जो एसोफेगस के टिश्यूज हैं वो ब्रेक डाउन उनकी स्टार्ट हो जाती है। इस एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है ना वो बेसिकली आपका स्टमक अल्सर कॉज करता है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। वो फूड कंटामिनेटेड फूड के थ्रू आपके स्टमक में एंटर होता है, और आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां जाके वो उसको डिस्ट्रॉय करके वहां जाके छुप जाता है, और एचसीएल से बेसिकली वो बच रहा होता है और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर होल्स कर देता है, जिसे हम अल्सर कहते हैं, ठीक है, जख्म कर देता है बेसिकली वहां पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि ये आपके एसोफेगस के टिश्यूज को तोड़ देता है, ठीक है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, वहां पे अल्सर्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो जब वहां पर अल्सर्स बनने लग जाएंगे, एक तो स्टूडेंट्स बार बार, तो ऑब्वियसली आपके वहां से जो आपका निगलना होगा, जैसे कहते हैं कि फूड को निगलना, वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी लोअर एसोफेजियस है वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, ठीक है, वहां पर भी आपके सॉल्विंग इश्यूज आएंगे, एसोफेजाइटिस आपको हो जाएगा, फिर आपकी जब वो परमानेंट आपके टिश्यू डैमेज होते रहेंगे एसोफेजियस के, तो वहां पे कैंसर का रिस्क भी है, ठीक है। तो मोस्टली ये वाले आपने देखे होंगी कॉम्प्लिकेशन, जिनको गर्ड होता है उनको एसोफेजियल कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी जो लोअर लाइनिंग है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है एसिड की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका जो ऊपर वाला सारा पोर्शन है वो अल्कलाइन ही नेचर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब वहां पर एसिड आएगा तो वो आप डैमेज करेगा, और वो एसिड भी इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि ये जो आपने बात की थी ना स्टमक अल्सर वाली के, जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, इसकी कहानी मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो आपके स्टमक की खुद की वॉल्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है, तो सोचें वो आपके एसोफेगस में क्या हाल कर रहा होगा इस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, स्टोमिक के जितने भी इश्यूज होते हैं हम उनके लिए एंडोस्कोपी करते हैं, ठीक है, हम कैमरा पास करते हैं ट्यूब के थ्रू, ठीक है, वो देखता है कि आपके स्टोमिक की क्या कंडीशन है। इसके अलावा एसोफेजियस को अगर आपने देखना है कि वहां पर कोई डैमेज तो नहीं हुआ, तो वहां पर भी हम लोग कैमरा ही पास करते हैं, लेकिन उसे हम ट्रांस नेजल एंडोस्कोपी कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम नोज के थ्रू जो है वो ट्यूब पास करते हैं और वहां से हम देखते हैं कि कोई इशू तो नहीं है आपके एसोफेगस के अंदर, क्योंकि जो अपर एंडोस्कोपी है उसमें हम लोग एसोफेजियस का जो भी डैमेज है वो नहीं देख सकते, ठीक है, उसके लिए लेदा टेस्ट होता है। उसके अलावा अब जो डॉक्टर्स गाइड के अंदर मेडिसिन देते हैं वो ये वाली मेडिसिन देते हैं कि आपकी एचसीएल की प्रोडक्शन ज्यादा ना हो, क्योंकि ज्यादा डैमेज किस वजह से हो रहा है, आपकी एसिड की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर हमने वो वाली मेडिसिन देनी होती है जो आपके स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, इसमें एंटासिड्स होते हैं हम लोग दे रहे होते हैं। लेकिन जो एंटासिड्स हैं वो आपके एसिड के प्रोडक्शन को तो कम कर देंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल एक पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा एसोफेगस जो है वो डैमेज हो चुकी है, इन्फ्लेम्ड हो चुकी है,
तो एंटासिड्स उसको तो बिल्कुल भी हील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर एंटासिड्स का बहुत ज्यादा यूज करते रहते हो तो आपको किडनी कॉम्प्लिकेशन, किडनी के ऊपर भी इफेक्ट होने लग जाता है, ठीक है। एक तो ये वाली मेडिसिन यूज करते हैं, उसके अलावा हम लोग कुछ मेडिकेशन ऐसी यूज करते हैं जिससे हम लोग एसिड प्रोडक्शन को ही कम कर देते हैं, जिसे हम लोग H2 ब्लॉकर्स कहते हैं। और H2 ब्लॉकर्स एंटासिड्स की तरह क्विकली काम तो नहीं करते हैं, लेकिन ये लॉन्गर रिलीफ जरूर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि देखें, जब आपकी एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी वो हार्ट बर्न नहीं होगा, ठीक है। एसिड पीछे मूव नहीं करेगा, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा मेडिसिन यूज होती हैं वो ये वाली होती हैं, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। इसमें ये होता है कि हम लोग जो है ये वाली मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ये आपके एसोफेगस को भी हील कर रही होती है, ठीक है। तो मोस्टली या तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम लोग दे रहे होते हैं, या हम लोग एंटासिड्स यूज करवा रहे होते हैं। इसके अलावा अब देखें कि यहाँ पर जो मेडिसिन सारी यूज हो रही थी, उन सबका एक ही पर्पस था, HCl की प्रोडक्शन कम करवाना। तो हमने फूड्स भी वही प्रोवाइड करने होते हैं जिससे आपकी एसिड की प्रोडक्शन कम हो, यानी लो एसिडिक फूड्स प्रोवाइड करने होते हैं। चैट बॉक्स में स्टमक ब्लॉकिंग कैन बी यूज, जी वही मैंने आपको बताया है। H2 ब्लॉकर्स हम लोग यूज करते हैं, H की प्रोडक्शन ही होगी, वही Cl के साथ कंबाइन होगा और HCl नहीं बनेगा, ठीक है, बेसिकली ये है। उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो गाइड के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। अगर आपका वेट ज्यादा है, उसके एक्स्ट्रा पाउंड्स आपके प्रेशर डाल रहे हैं एब्डोमेन के ऊपर, तो पहले आप अपना वेट लॉस करें। स्मोकिंग करने, स्मोकिंग की वजह से आपका जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, ठीक है, वो प्रॉपरली काम नहीं करता, वो वीक हो जाता है, तो आपने स्मोकिंग खत्म करवानी है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आपने सोना है तो आपने अपने जो बेड का हेड है ना उसको एलिवेट करना है, अपने पिलोस को आपने रेस नहीं करना, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपने अपना जो बेड की एक फुट साइड होती है और एक हेड साइड होती है, या तो आप हेड साइड के नीचे जो है वो कोई वुड रख सकते हैं या सीमेंट ब्लॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर, कुछ लोग ये करते हैं कि अच्छा हम तकिए दो रख के सो जाएंगे, ठीक है, उससे आपको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका बेड की हेड है उसको आपने जो है वो रेस करना है, उससे आपको जो है वो इफेक्ट होता है। क्योंकि जब आप बिल्कुल स्ट्रेट लेटते हो तो आपका एसिड जो है वो पीछे मूव करने लग जाता है। उसके अलावा हम लोग ने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे सोना है, ठीक है। इसके पीछे अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया कि लेफ्ट साइड पे सोने से जो है ना वो आपका रिफ्लेक्स ठीक हो सकता है। क्योंकि जब आप राइट साइड पे सोते हो ना तो आपका जो स्फिंक्टर है ना वो वीक होता है, ठीक है। तो फिर आपका एसिड जब वो वीक होगा तो एसिड बैक मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट साइड पर जो है वो आपने सोना स्टार्ट करना है। इसके अलावा मील, बिल्कुल खाने के फौरन बाद ना ही एक्सरसाइज करनी चाहिए और ना ही बिल्कुल लेटना चाहिए। लेटेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि सारा खाना ऊपर आएगा। और एक्सरसाइज इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके जो डाइजेशन है उसको भी तो ब्लड रिक्वायर है डाइजेस्ट होने के लिए फूड को। अभी आपने खाना खाया है, आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को जा रही होती है सारी, कि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। अब जैसे ही चलना फिरना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, आपकी जो सारी ब्लड सप्लाई है वो लेग्स की तरफ चल जाएगी, ठीक है, कि आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। आपकी हार्ट की तरफ चल जाएगी ताकि वो आपकी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको इम्प्रूव करे। तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा सही से, इसलिए जो है वो खाने के फौरन बाद ना ही एक्सरसाइज करनी चाहिए और ना ही लेटना चाहिए। इसके अलावा आपने स्लोली फूड खाना होता है, बिल्कुल च्यू करके खाना होता है। कुछ लोग होता है कि बस निगलने की करते हैं कि हम बस फूड ज्यादा से ज्यादा खा लें, तो वो क्या होता है कि उनके बड़े बड़े पार्टिकल्स ही वो स्टमक के अंदर चले जाते हैं, वो फिर वापिस आने लग जाते हैं इसोफेगस के अंदर, ठीक है। तो ये कि आपने स्लोली खाना है और अच्छी तरह च्यू करके खाना है। इसके अलावा आपने वो वाले फूड्स कंज्यूम नहीं करने जो आपके रिफ्लक्स को ट्रिगर करते हैं, ठीक है, जैसे अल्कोहल है, कॉफी है। अब देखिए पुदीना बहुत अच्छा होता है, ठीक है, आपके स्टमक के लिए। अगर आपको गैस्ट्राइटिस आप पुदीना यूज कर सकते हैं, आपको अल्सर आप पुदीना यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको गर्ड है तो आप पुदीना यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो पुदीना है वो भी आपके स्फिंक्टर को वीक करता है, ठीक है। तो इसलिए आपने पुदीना यूज नहीं करना। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, ठीक है, उनको भी अवॉइड करवाने, ठीक है, उससे भी आपके जो प्रेशर है वो बढ़ता है, ठीक है, आपके लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के ऊपर, ठीक है। इसमें जो मोस्टली गाइड के अंदर जो होती है ना वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही होती है। ये मैं आपको बताऊँ, यस योगर्ट हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, और मोस्टली हम लोग रात को इसमें योगर्ट ही दे रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स होती हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, इसमें जो फूड्स हमने अवॉइड करने हैं ना उसमें हम लोग कॉफी, अल्कोहल और कैफिनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कॉफी वैसे भी आपकी स्टिमुलेट कर देती है आपके नर्वस सिस्टम को, ठीक है, आपके गेस्ट्रो सिस्टम को, और इनकी प्रोडक्शन, इनकी डाइजेशन के लिए आपको HCl बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इन शॉर्ट बात करें ना कि आपने कौन से फूड्स अवॉइड करने हैं, एक तो आपने वो फूड्स अवॉइड करने हैं जो हाई फैटी हैं,
ठीक है, क्योंकि फैट की डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है और आपके स्टमक के ऊपर बर्डन आएगा। दूसरी चीज आपने यहाँ पर एसिडिक फूड्स अवॉइड करना है, क्योंकि एचसीएल के प्रोडक्शन को आपने कम करना है। तो जितने भी फ्राइड फूड हैं, पिकल्ड वेजिटेबल देखें, जो अचार वगैरह होता है उसमें कितना एसिड होता है, वो आपने अवॉइड करना है। सिट्रस फ्रूट्स में कितना एसिड होता है, एसिडिक होते हैं ना ये वाले, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट, तो आपने ये अवॉइड करने हैं। टोमेटो, ये भी आपके जो उसको वीक करती है, आपके लोअर स्फिंक्टर को। इसके अलावा आपने जो फैटी कट्स हैं, ठीक है, फैट वाले कट्स मीट के नहीं देने हैं, ठीक है। और जो आपका ऑर्गन मीट होता है वो आपने अवॉइड करना है, ठीक है, लीवर, कलेजी वगैरह। फ्राइड चिकन, ठीक है, जितना भी आपका फ्राइड, ये बटर घी, देखिए इसमें कितना फैट होता है, ये आपने अवॉइड करवाना है। उसके बाद मार्जरीन, ठीक है, डेयरी क्रीम, ठीक है, जितनी भी क्रीम्स होती हैं इनको आपने अवॉइड करवाना है। होल चीज भी आपने नहीं देनी। योगर्ट है आल्सो नेचुरली देन हाउ, योगर्ट की एसिडिक नेचर नहीं होती। देखें बेसिकली ये होता है कि आपने अगर योगर्ट बनाया है ना, और वो आपने स्किम मिल्क से बनाया है, ठीक है, तो वो आपके लिए हेल्दी है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग योगर्ट जब बनाने, मतलब दही जमाने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि जाग लगाना, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि मलाइयाँ डाल डाल के हम लोग दही जमाते हैं, वो क्या है, वो फुल योगर्ट बन जाता है आपका फैटी। तो फैटी योगर्ट आपने अवॉइड करवाना है। लो योगर्ट जो लो फैट है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उससे इशू नहीं होता। अगर आपने 3-4 दफा बॉईल किया है मिल्क को और फिर आपने उसकी जाग लगाई है, तो वो आपका लो फैट योगर्ट बनेगा, ठीक है, उससे आपको इशू नहीं होता। ओके, उसके बाद आपने होल चीज, पीनट और आलमंड बटर भी आपने जो है अवॉइड करवाना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास चॉकलेट, आइसक्रीम, ठीक है, केक, लेमन, लेमन भी एसिडिक होता है, ठीक है, ये भी आपने अवॉइड करवाना है। उसके बाद आ जाता है, अब जो आपने फूड्स देने हैं, ठीक है, जो आपने फूड्स देने हैं इसमें जितना भी लो फैट मिल्क और लो फैट मिल्क से अगर कोई भी चीज बनी है आप वो दे सकते हैं। हर्बल टीज दे सकते हैं, लेकिन पुदीना आपने अवॉइड करवाना है, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ज्यादा सारे दे सकते हैं, लेकिन सिट्रस फ्रूट्स आपने अवॉइड करवाने क्योंकि वो एसिडिक होते हैं। और वेजिटेबल्स में आपने टोमेटो, अनियन और गार्लिक, कुछ लोगों को अनियन और गार्लिक से भी ट्रिगर हो रहा होता है, उनका हार्ट बर्न होता है, तो अनियन और गार्लिक भी आपने अवॉइड करवाना है। बेसिकली जो गर्ड होता है ना, वो आपका पर्सनलाइज्ड भी होता है कि किसको किस चीज से हार्टबर्न हो रहा है, कौन सी चीज किसको ट्रिगर कर रही है, ठीक है। फिर हम वो वाली चीजें जो है वो अवॉइड करवाते हैं। अब जो सीरियल्स है ना, उसमें आप राइस, पास्ता और मील वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, लो फैट सीरियल्स आप दे सकते हैं, ठीक है, क्रैकर्स वगैरह आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि आपने फैटी, हाई फैटी फूड्स अवॉइड करवाने। उसके बाद आपके आ जाता है कि लीन मीट आप दे सकते हैं, फिश, चिकन वगैरह आपको अलाउ है वो दे सकते हैं। देखें लो फैट योगर्ट, लो फैट चीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बीन्स, पीस, लेंटिल्स प्रोटीन ही नेचर है, ये आप दे सकते हैं। एग्स दे सकते हैं। उसके बाद आपने नट्स एंड सीड्स सारे दे सकते हैं, पीनट नहीं दे सकता, पीनट में सबसे ज्यादा फैट होता है, इसलिए पीनट्स को अवॉइड किया जाता है। सारे नीड्स, सारे नट्स और सीड्स में से सबसे ज्यादा फैट पीनट के अंदर होता है, ठीक है, इसलिए पीनट अवॉइड करना। और सलाद ड्रेसिंग जो भी यूज होती है, वो आपने लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग सैलेड के ऊपर नींबू छिड़क देते हैं, उसके अंदर कितना ज्यादा एसिड है, वो भी आपने अवॉइड करवाना है, ठीक है। और जितने भी ऑयल्स हैं, ठीक है, वो सारे आप यूज कर सकते हैं, ऑलिव, सनफ्लावर ऑयल्स, ठीक है, ये अच्छे हैं। उसके बाद आप देखें, अगर हम लोग इसके डाइट ऑर्डर की बात करें, तो अगर उसका वेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि हमने उसका वेट रिड्यूस करवाना है, लेस किलो कैलोरीज देंगे, मॉडरेट कार्ब्स देंगे, ठीक है, मॉडरेट ही आप उसको प्रोटीन देंगे, फैट हमने उसको कम देना है क्योंकि उसको गर्ड का इशू है। लो एसिडिक एंड लो स्पाइसी, स्पाइसी फूड ज्यादा देने से भी आपको हार्ट बर्न होता है, ठीक है, इसको भी आपने अवॉइड करवाना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग स्टमक अल्सर की बात करें, तो स्टमक अल्सर और जो आपका गर्ड है ना, इन दोनों में सिम्टम्स सेम होते हैं, कॉजेस, डायग्नोस, हर चीज सेम होती है। इवन की ट्रीटमेंट भी हम सेम दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क ये आता है कि गर्ड में ये होता है कि आपका स्फिंक्टर का मसला होता है, और अल्सर में क्या होता है कि जो आपका एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, जो कंटामिनेटेड फूड से आपके स्टमक में एंटर होता है, और वो क्या करता है कि वो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर होल्स करता है। अगर आप स्टमक का स्ट्रक्चर देखें, तो स्टमक का स्ट्रक्चर ये है कि आपके 3 स्टमक की वॉल्स हैं, उसके आगे म्यूकस मेम्ब्रेन है, और फिर वहां पर आगे HCl प्रोडक्शन होती है। अब अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम ऐसे रखा हुआ है कि अगर वो HCl और 3 लेयर्स के दरमियान म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो HCl क्या करेगा कि आपकी स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट कर देगा, वो जो उसकी 3 लेयर्स है, क्योंकि वो भी प्रोटीन ही नेचर है, तो HCl उनको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला ने दरमियान में म्यूकस मेम्ब्रेन रखी हुई है। अब वो जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया, उसने क्या करना होता है कि उसने आके उसी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर होल्स करने हैं, यानी वहां पर जख्म करना है,
ठीक है। अब जब वो वहां पर जख्म करता रहेगा, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो टूट जाएगी, और आपकी जो HCl है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी आपकी स्टमक की वॉल्स के साथ। ठीक है। अब यहाँ पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए डाइट के हवाले से, कि आपने HCl की प्रोडक्शन कम करवानी है ताकि वो स्टमक की वॉल्स को ना खा सके। ठीक है। स्टमक की वॉल्स इन प्रोटीनी नेचर है, तो हमने यहाँ पर भी लो एसिडिक फूड्स प्रोवाइड करने होते हैं। और वो जो अल्सर्स बने होते हैं, अब देखें वो जो अल्सर्स होते हैं ना, वो कभी भी आपके ठीक नहीं होते। आपने देखा ही होगा कि उनको स्टमक अल्सर फिर लॉन्ग लाइफ चलता है। तो हम लोग हमेशा उनको कहते हैं कि आपने फीकी चीजें खानी है, आपने स्पाइसी फूड्स नहीं खाने। ठीक है। आपने अगर एसिडिक फूड लेना भी है तो आपने बहुत कम, क्योंकि देखिए कि हर हंडी में अनियन गार्लिक टोमेटो तो लाजमी डलता है। ठीक है। ये तो मेन इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है। तो हम उनकी क्वांटिटी कम कर देते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को नहीं भी इशू होता अनियन और गार्लिक डालने से, टोमेटो डालने से, तो हम उनको दे भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा, जिनका बहुत ज्यादा अल्सर्स खराब हो गए हो ना, जिनके इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो, जिनके अंदर B12 और आयरन की डेफिशिएंसी आ रही हो, फिर उनको तो आपने कम्प्लीटली अवॉइड करवानी। लेकिन अगर जिनका आपने इनिशियल स्टेजेस पे डायग्नोस कर लिया है कि अच्छा स्टमक पेन, तो उन्होंने जाके फौरन डायग्नोस करवा लिया और उनके अल्सर्स निकल आए, तो आप उनको अगर अब बाकी चीजें अगर आप उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हो ना, कि अगर वो खाने के फौरन बाद लेट नहीं रहे, खाने के फौरन बाद वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, पानी नहीं पी रहे, पानी वो पहले पी रहे हैं, ठीक है, और वो स्लोली खा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर च्यू करके खा रहे हैं, अगर वो डाइट में टोमेटो अनियन गार्लिक वगैरह ले भी लेंगे तो उनको इश्यू नहीं होगा। लेकिन जिनका लाइफस्टाइल भी खराब है, जिन्होंने खाने के फौरन बाद लेट जाना है, जिन्होंने खाना भी जल्दी जल्दी और खाने के फौरन बाद पानी भी पी लेना है, ठीक है, तो उनको फिर डाइट भी ऑब्वियसली बात है उनको ट्रिगर करेगी। ठीक है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आपका पेशेंट किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग लाइफस्टाइल अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग डाइट नहीं करते, कुछ लोग डाइट अच्छी कर लेते हैं, लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं करते। ठीक है। तो दोनों कंडीशन में सेम ही चीजें हो रही होती हैं, बस एक में आपका स्फिंक्टर वीक हो जाता है और दूसरे में क्या क्या होता है कि आपके जख्म बन जाते हैं स्टमक के अंदर।